आज की क्लास में हम कवर करेंगे हरियाणा जीके में प्राचीन हरियाणा, यानी हरियाणा की प्राचीन हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें हम इंडस वैली हुआ, वैदिक काल हुआ, उसके बाद में जो हरियाणा में परिवर्तन आए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्राचीन हरियाणा। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास जो है वो हमारा चलता है जी, वो चलता है सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से। तो हरियाणा के इतिहास में सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता आती है वो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता आती है। तो सिंधु सभ्यता में आपने देखा है कि हरियाणा में कई प्रदेश ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित हैं, जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हो गया, इसके अलावा बनावली है, इसके अलावा फरमाना में मिला है, इसके अलावा भगवानपुरा, इसके अलावा मिताथल। ये कई प्रदेश जो है हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल माने जाते हैं। तो जैसे राखीगढ़ी, आपको पता है राखीगढ़ी जो है हिसार में है, ठीक है जी। बनावली जो है फतेहाबाद में मिलता है, फरमाना जो है रोहतक में है, और भगवानपुरा जो बाद के काल का है ये कुरुक्षेत्र में है, और मिताथल जो है ये भिवानी में। तो हरियाणा जो है सिंधु सभ्यता का एक प्राचीनतम स्थल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई, तो हरियाणा की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में आप देखोगे कि हरियाणा जो है सरस्वती नदी और घग्गर नदी, ये दो नदियां मुख्य नदियां थी जो हरियाणा में सिंधु सभ्यता में आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बनावली किस नदी के किनारे था, तो सरस्वती नदी के किनारे आता है। तो मुख्य स्थल जो है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक जो स्थल है वो किस नदी के किनारे आते हैं। तो सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो आएंगे वो घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर आएंगे, ठीक है जी। घग्गर हाकरा नदी जो है, घग्गर और हाकरा नदियों, दोनों नदियों के मिलने से एक नदी बनती है। इस नदी के किनारे पर सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि हरियाणा में सिंधु सभ्यता के काल में हाकरा संस्कृति पली बढ़ी थी। तो हाकरा संस्कृति का मतलब है हाकरा नदी के पास जो घर मिले हैं, जो नगर मिले हैं, वो हाकरा संस्कृति के अंदर आते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में आप देखोगे, सिंधु सभ्यता में सबसे जो बड़ा, सबसे विस्तृत स्थल है, जो बस्ती है, वो आती है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कह देते हैं। और हरियाणा का और भारत का सबसे विस्तृत जो शहर मिला है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी की सबसे पहले खुदाई 1997 में हुई थी, और बाद के काल में भी इसकी लगातार खुदाई हुई है। और भारत में सबसे विस्तृत स्थल होने के नाते राखीगढ़ी में हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी के नाम से यहाँ पर एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, जो सिंधु सभ्यता के बारे में सारे अवशेषों को सुरक्षित रखेगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता जब खत्म हुई। सिंधु सभ्यता का टाइम जो है 2500 से लेकर 1500 BC तक था। इसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद हरियाणा में एक नई सभ्यता, नई संस्कृति आई थी, उसका नाम था वैदिक संस्कृति। हरियाणा में दूसरी संस्कृति आती है वैदिक संस्कृति, यानी आर्यों की संस्कृति। तो हरियाणा में जो वैदिक संस्कृति का उदय हुआ वो आर्य संस्कृति थी। इस संस्कृति में हम देखते हैं कि हरियाणा का जो नाम मिलता है वो मिलता है, जिसको कह देते हैं ब्रह्मवर्त जो है हरियाणा का प्राचीनतम नाम मिलता है, जो ऋग्वेद आदि स्थानों में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में रज या रजे हरियाणा के नाम से एक शब्द मिलता है, जो हरियाणा के बारे में, हरियाणा के क्षेत्र के बारे में हमें दर्शाता है। तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि हरियाणा में भरत कबीला जो था, भरत कबीला सरस्वती नदी क्षेत्र में रहता था, ठीक है जी। भरत कबीला जो है सरस्वती नदी क्षेत्र में रहता था, और भरत कबीले के नाम से ही भारत का नाम जो है भारत पड़ा है। तो ये आर्य वंशियों का एक प्राचीनतम और शक्तिशाली कबीला था, ठीक है जी। तो इसके अलावा वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के बाद जो उत्तर वैदिक समाज आया था, उत्तर वैदिक समाज में भरत और पुरु दो कबीले मिले थे, भरत और पुरु। तो एक नया कबीला बना था जिसको कहते हैं कुरु कबीला, ठीक है जी। तो कुरु कबीले का जो आपको पता है, कुरु जो है हस्तिनापुर में मुख्य क्षेत्र था, इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, यानी हस्तिनापुर का मतलब है मेरठ।
इसके अलावा इन्हीं कुरु कबीले से कौरव और पांडवों का उदय हुआ है। तो कौरवों और पांडवों का जो युद्ध होता है वो हमें कुरु काल में यानी कुरु हिस्ट्री में ही मिलेगा। तो कुरु के दो वंश थे, कौरव और पांडव। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी और पांडवों ने बनाई थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है जी। इंद्रप्रस्थ आधुनिक रूप से माना जाता है कि दिल्ली के आसपास या दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ काउंट किया जाता है। ठीक है जी। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे, उत्तर वैदिक के काल में लगभग 1000 के बाद 1000 बीसी के बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ है। तो महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा का एक प्राचीनतम युद्ध था जो हरियाणा क्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध में कौरव और पांडव लड़े थे और ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र की धरती पे हुआ है। इसके कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। ठीक है ना जी। तो गीता जो है महाभारत का ही भाग है। गीता जो आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में जो शिक्षा दी थी वो गीता में लिखी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन चला है? तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था और कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया था। ये जो है उत्तर वैदिक काल की एक मुख्य घटना थी। ठीक है जी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के बाद हरियाणा में जो इतिहास में दिखाई देता है वो आता है मौर्य काल। मौर्य काल जो है वैदिक संस्कृति के बाद का काल था। ठीक है जी। तो मौर्य काल आपको पता है जैसे 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक चलता है। ठीक है जी। तो मौर्य काल के कुछ अवशेष जो है हरियाणा के इतिहास में मिलते हैं। जैसे मौर्य काल के में अशोक जो था, अशोक सबसे महान राजा था। तो अशोक के हरियाणा में अभिलेख मिले हैं। तो सबसे मुख्य जो अभिलेख उसका शिलालेख मिलता है वो मिलता है जी टोपरा यमुनानगर में है। पहले अंबाला में था ये। टोपरा यमुनानगर में अशोक का एक स्तंभ लेख मिला था, स्तंभ लेख। ठीक है ना। तो स्तंभ लेख जो है ये स्तंभ लेख टोपरा गांव में था जिसमें अशोक ने अपनी शिक्षाएं अपने विचार लिखवाए थे। और बाद के काल में इसी अभिलेख को, इसी शिलालेख को फिरोज तुगलक जो है टोपरा से दिल्ली, इसी शिलालेख को, इसी स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली ले गया था और आज ये स्तंभ लेख जो है दिल्ली में लगवाया हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा से स्तंभ लेख को कौन दिल्ली ले गया था? तो उसका नाम आएगा फिरोज तुगलक। आपको फिरोज तुगलक के बारे में पता होगा, इसने भी हरियाणा के ऊपर रूल किया है। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा से मौर्य काल की बाद की हिस्ट्री में जो काल आता है वो आता है हमारा उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक, एडी के बीच में हरियाणा से कुछ अवशेष, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे सिक्के मिलते हैं कुछ। इस काल के मुख्य सिक्कों में जैसे योधों के सिक्के मिलते हैं, योधे। ठीक है ना। हरियाणा का एक प्राचीन वंश था योधे। ये रोहतक साइड में काफी बड़े क्षेत्र में इनका राज था और इनकी राजधानी जो है खोखराकोट जो है इनकी राजधानी मानी जाती थी। इस क्षेत्र में आमतौर पर योधे रहते थे। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसके पूजक थे? ये कार्तिकेय के पूजक थे। कार्तिकेय यानी कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे ये योधे। इनके सिक्कों पे कार्तिकेय की चित्र मिलता है। ठीक है ना। उत्तर मौर्य काल के बाद आता है गुप्त काल। हरियाणा के इतिहास में गुप्त काल जो है एक मुख्य काल था। इस काल में हरियाणा के ऊपर चंद्रगुप्त प्रथम का तो राज्य नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने संपूर्ण जो हरियाणा क्षेत्र था इस क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। इसका अभिलेख तो भारत में मिलता नहीं है। नॉर्मली इसके अभिलेख मिले हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग जो है यूपी में मिला है। ठीक है। जबकि हरियाणा में इसका कोई अभिलेख नहीं मिलता। परंतु समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अभिलेख जो मिलता है वो मेहरौली में मिलता है। यानी मेहरौली का लोह पिलर, लोह स्तंभ जो है ये हरियाणा में मिलने वाला एक लोह पिलर है जो नॉर्मली उस समय हरियाणा क्षेत्र था। आज ये मेहरौली जो है दिल्ली में है। तो उस समय ये क्षेत्र जो है हरियाणा क्षेत्र कहलाता था। तो ये स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आता है। इसके अलावा गुप्त काल के बाद वर्धन काल आता है। वर्धन काल जो है ये मुख्यतः हर्षवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध राजा जो आता है हर्षवर्धन आता है। तो हर्षवर्धन ने 607 से लेकर 647 तक राज किया है। ठीक है जी।
हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी थी स्थानेश्वर, स्थानेश्वर या थानेश्वर, ठीक है। स्थानेश्वर या थानेश्वर जो है ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो इस क्षेत्र पर इसकी राजधानी थी और हर्षवर्धन ने यहाँ पर कई महल कई भवन बनवाए थे। तो एक क्वेश्चन आता है हर्ष का टीला, हर्ष का टीला जो है कहां से मिलता है, तो हर्ष का टीला आपको मिलेगा ये कुरुक्षेत्र से, ये इसकी राजधानी थी, इसी क्षेत्र में बनवाया था। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन आता है, इसके दरबार में वाणभट्ट, वाणभट्ट फेमस दरबारी था इसका वाणभट्ट। तो वाणभट्ट ने किताबें लिखी हैं जैसे हर्षचरित्र, हर्षचरित्र इसकी किताब है, इसके दरबार में था ये, ठीक है जी। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबार में चीन से यात्री आया था हवेनशांग, हवेनशांग या इसको कह देते हैं ह्यूनसांग। हवेनसांग चीन से आने वाला दूसरा यात्री था। इसने हरियाणा की यात्रा भी की और हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर में आकर गया है और इसने भी एक किताब लिखी है सी यू की, ये हर्षवर्धन के वर्णन है जो भारत के बारे में उसने दिए हैं। तो ह्यूनसांग कुरुक्षेत्र में रहा, इसके बाद हरियाणा से जाकर ये सीधा बिहार गया और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया है और इसने नालंदा के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में काफी अभिलेख दिए हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छा लेखन करता था, महान सम्राट था। इसने 3 किताबें लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो 3 पुस्तकें लिखी हैं, तो इसको साहित्य का सम्राट कह देते हैं, ठीक है जी। रत्नावली थी, नागानंद है और प्रियदर्शिका है। तो हर्षवर्धन जो है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में पंचायतों के अभिलेख लिखने शुरुआत कराए इसने और इसने जो प्रयाग था, प्रयाग में 5 साल बाद ये एक बड़ा मेला आयोजित करता था जिसमें ये दान दक्षिणा आदि करता था, ठीक है जी। हर्षवर्धन के बाद हरियाणा में आपको पता है सामंतवाद काल आया था, राजपूत काल आया था, उस काल के भी कुछ अभिलेख हरियाणा में मिलते हैं, सिक्के आदि मिलते हैं। इसके बाद जो हरियाणा में आता है, इसके बाद आता है अरब आक्रमण। हरियाणा पर जो अरब आक्रमण होते हैं, अरब आक्रमण में हरियाणा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अरब आक्रमण के बाद आए थे तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण हुए थे 712 में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं था हरियाणा पर। तुर्क आक्रमण हुए थे 1000 से लेकर 1030 तक, ये हुए थे महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनी कह देते हैं। तो महमूद गजनवी या गजनी के आक्रमण हुए थे हरियाणा पर और इन आक्रमणों से प्रसिद्ध आक्रमण जो हरियाणा में हुआ है वो था 1014 में हरियाणा पर कुरुक्षेत्र पर यानी थानेसर पर आक्रमण किया था और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा था, यहाँ की मूर्तियों को, विष्णु मंदिर को तोड़ा था, ठीक है जी। तो यहाँ से धन दौलत लूटकर तुर्क आक्रमणकारी जो है यहाँ से धन लेके गया था लूटकर, ठीक है जी। इसके बाद आता है हरियाणा में सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है ये मध्यकाल में आता है, ठीक है। तो मध्यकाल में हरियाणा में सल्तनत काल जो है ये 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। इस काल में जितने भी राजा, सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हुए हैं, उन सुल्तानों ने भारत पर राज किया है, साथ में हरियाणा पर भी राज किया है। तो मैं मुख्य मुख्य वंशों के नाम लिखूंगा। जैसे सबसे पहला वंश था दास वंश, जिसको स्लेव वंश कह देते हैं, दास वंश। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है जी। ये पहला वंश आता है, इसने 1206 से लेकर 1210 तक राज किया है। दास वंश में दूसरा राजा आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक राज किया है, ये दूसरा सबसे महान राजा था। इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया। रजिया सुल्तान, ये भी दिल्ली सुल्तान की एक प्रसिद्ध पहली महिला शासिका है। तो भारतीय इतिहास में अगर महिला शासिका आता है कि पहली मुस्लिम या पहली महिला जो शासक बनी है तो रजिया आएगा। ये 1236 से लेकर 40 तक भारत पर राज किया इसने। रजिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि रजिया की मृत्यु कहाँ हुई थी। मृत्यु यानी इसकी कब्र कहाँ बनी हुई है, तो ये बनी हुई थी कैथल में। तो कैथल में रजिया सुल्तान जो है मर गई थी, विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए मारी गई है। तो उस समय रजिया को कैथल में ही दफनाया गया था। तो रजिया का मकबरा जो मिलेगा वो कैथल में ही मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा सल्तनत काल में दासों के बाद, दासों में ही आता है, रजिया के बाद आया था 1265 से लेकर 1286 तक
ये आता है बलबन। तो बलबन के बारे में एक या दो क्वेश्चन आता है कि बलबन जो है महान राजा था जिसने सल्तनत राज्य को पुनर्गठित रीऑर्गेनाइज किया था। बलबन ने हरियाणा पर मेवात क्षेत्र में आक्रमण किया और मेवों को, मेव राजपूत होते थे, उनका दमन किया और काफी तक उसके बाद इनके विद्रोह जो है मेवों के शांत हो गए थे। तो मेवात राज्य का जो शुरुआती निर्माण किया था बलबन ने किया था, इसको पूरे तरीके से विद्रोहों को दमन किया और यहाँ पर शासन उसने सुगम बना दिया था। बलबन के बाद दास वंश का पतन हो गया था और 1290 में एक नए वंश, 1290 से 1320 के बीच में आता है खिलजी वंश। एक नया वंश उदय हुआ था, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में जैसे जलालुद्दीन खिलजी था, ये पहला राजा है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अलाउद्दीन के बारे में आते हैं। अलाउद्दीन महान राजा था इस वंश का, तो इसने बड़े क्षेत्र में शासन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है जी, बाजार व्यवस्था की शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, महान शासक था। इसने अपने राज्य को संगठित किया, आर्थिक रूप से मजबूर किया और बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके बाद आता है खिलजी वंश, 1320 में पतन हो गया था। ठीक है जी, खिलजी वंश के बाद हरियाणा में या भारत में जो वंश आता है वो आता है जी तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक आता है। ठीक है जी, इस वंश में मुख्यतः 3 शासक थे, जो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है जी, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आता है कि इसने पहली बार नहर का निर्माण किया है। पहला शासक जिसने हरियाणा क्षेत्र में उस समय नहर बनाई थी, पहली नहर जो है गयासुद्दीन तुगलक की आती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है शासक मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था। इसके बारे में आ जाता है ये पढ़ा लिखा शासक था और इसको मूर्ख शासक भी कह देते हैं, क्योंकि इसने योजनाएं बनाई, काफी योजनाएं इसकी फेल हो जाती थी। फिर भी एक महान शासक था, इसने भी शासन किया है, काफी बड़े रूप में शासन किया है। ठीक है जी, तुगलक वंश का तीसरा राजा आता है फिरोज तुगलक जो है हरियाणा से जुड़ा हुआ शासक है। फिरोज तुगलक ने हिसार फिरोजा की स्थापना की थी। हिसार नगर जो है इसी के नाम पे बना हुआ है, हिसार फिरोजा। इसके अलावा अशोक के स्तंभ लेख को ये दिल्ली ले गया था, तो हिसार नगर का संस्थापक और अशोक के स्तंभ को लेकर जाने वाला। इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने वाला, इसने उस समय सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी। इसने रजवाही नाम से नहर खुदवाई थी, हरियाणा क्षेत्र में खुदवाई थी। ठीक है, तो फिरोज तुगलक का क्वेश्चन आता है कि ये और महान भवनों का निर्माता था, इसके पास सबसे ज्यादा दास थे और हरियाणा क्षेत्र में इसने उस समय काफी सारे बाग लगवाए थे। ठीक है जी, उसके बाद तुगलक वंश में थोड़ा पतन आया, बाद में कमजोर हो गया। 1414 से 1450 तक आता है सैयद वंश। ठीक है जी, 50 से 51 लिख लेना, सैयद वंश आएगा। ये कमजोर शासक थे, इसकी स्थापना खिजर खान ने की थी। ठीक है जी, ये खिजर खान कमजोर शासक था। इस राज्य के टाइम में दिल्ली सल्तनत को आलम से पालम का नाम दिया गया, यानी कमजोर शासक था और धीरे धीरे सल्तनत जो है कमजोर होती चली गई और उसका क्षेत्रफल जो है कम होता चला गया। 1451 के बाद 1526 तक लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश जो है सल्तनत का अंतिम वंश था। तो लोधी वंश में 3 शासक मिलते हैं। पहला आता है बहलोल लोधी, पहला शासक है जो शासन किया है जिसने दिल्ली से। दूसरा आता है सिकंदर लोधी, जिसने क्वेश्चन आता है इसके बारे में, जिसने नदियों पर नहाने पर, यमुना पर नहाने पर कर लगा दिया था, वो सिकंदर लोधी था। कबीर जो है इसका समकालीन रहा है, कबीर संत जो थे वो इसके समकालीन थे। ठीक है जी, इसके अलावा तीसरा और अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि इब्राहिम लोधी जो है कौन था, अंतिम शासक था। ये आपको पता है सल्तनत वंश का, इसका 1517 से लेकर 1526 तक राज्य रहा है। तो यानी 1526 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बारे में मैं बताता हूं आपको कि इब्राहिम लोधी जो है अंतिम कैसे बना है। अंतिम यानी सल्तनत वंश का अंत हुआ, तो उसके बाद जो है नया वंश आया था, वो था मुगल वंश। तो मुगल वंश और सल्तनत की जो आपस में संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष में इब्राहिम लोधी युद्ध में हारा था। तो पहला
जो पानीपत युद्ध है 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत नामक स्थान पे हुआ था। यह पहला युद्ध है, 1526 में हुआ है। इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई है, तो मुगल वंश स्थापित हुआ था, ठीक है जी। और इस युद्ध के बाद ही इब्राहिम लोदी का राज्य खत्म हुआ, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है, मकबरा मृत्यु के साथ पानीपत में मृत्यु हुई थी, मकबरा इसका पानीपत में बना हुआ है, ठीक है जी। पानीपत जिले में है। इसके अलावा पानीपत के युद्ध की जो भी अवशेष हैं, जो भी स्मारक बना रखे हैं, तो कालाम नाम से टूरिस्ट प्लेस है, पानीपत में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कलंदर शाह की मजार भी है वहां, वो भी पानीपत में है। तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था जिसका मकबरा पानीपत में मिलता है। इसके अलावा बाबर का क्वेश्चन आता है कि बाबर ने पहली मस्जिद कहां बनवाई थी, तो बाबर ने पानीपत में ही पहली मस्जिद का निर्माण किया था और अपने राज्य की शुरुआत की थी। तो सल्तनत के बाद आया था मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली हल्के से क्वेश्चन आते हैं कि शासक कौन था। पहला शासक आता है बाबर 1526 से 1530। दूसरा आता है हुमायूं आता है 1530 से 40। फिर दोबारा ये 1555 से लेकर 1556 के बीच में दोबारा आया था। 30 से 40 और 55 से 56 के बीच में दोबारा आया भारत में। हुमायूं के बाद अकबर आता है। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक राज किया है, सबसे महान राजा था अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया है, ठीक है जी, जहांगीर ने। और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक राज किया है। इसने ताजमहल का निर्माण किया था, ठीक है। और शाहजहां के बाद अंतिम महान राजा आता है औरंगजेब जो था 1658 से लेकर 1707, ठीक है जी, 1707 तक औरंगजेब रहा है। औरंगजेब ने काफी काम किए थे, बदनाम भी रहा है, कई युद्ध हुए। औरंगजेब के बारे में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह जो है नारनौल में हुआ है और ये हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है जी। इसके अलावा ये शासक जो थे मुगल, ये हरियाणा में भी प्रसिद्ध रहे हैं, इन्होंने राज किया है, ठीक है जी। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक अंतिम शासक थे जो महान थे। इसके बाद मुगल वंश में कमजोर शासक आए हैं जिन्होंने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला था। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक। अगले लेक्चर में हम 1857 से फिर आधुनिक इतिहास तक की बात करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।